आपको बता दें उत्तर प्रदेश से एक अहम खबर मिल रही है। अहम खबर, सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। योगी सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। पीएम से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने वाले हैं। यह मुलाकात दोपहर 12:30 बजे होगी। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2022 में, और इस सब के बीच चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले यतेंद्र, आपके पास आते हुए, पीएम के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के क्या मायने? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो ये मीटिंग पहले तय हुई थी कोरोना काल से पहले। रूटीन मीटिंग जो मुख्यमंत्रियों की, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री केंद्रीय नेतृत्व के साथ होती है। लेकिन अब क्योंकि चुनाव ज़्यादा समय नहीं रह गया, तो ऐसे में इस मीटिंग के मायने बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोरोना काल में जो नाराज़गी वो ज़मीनी स्तर पर देखने को मिली, जो नाराज़गी कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिली, तो उसको किस तरह से उसका डैमेज कंट्रोल करना है, उसको किस तरह से सियासी नुकसान से उसका कैसे बचा जाएगा, इस सब पर इस कवायद जो मीटिंग है उसमें इस कवायद होगी। कल गृह मंत्री अमित शाह से करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली, उसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, अपने जो अलग अलग मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि वो जिलों के प्रभारी भी हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड देंगे। कोरोना काल में कैसे काम किया, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए क्या रोड मैप है उनके पास, और आने वाली तीसरी लहर जिसका अंदेशा बार बार जताया जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या करने वाली है और केंद्र से उसको क्या क्या उम्मीद है कि मोदी सरकार उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या और दे सकती है। क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी साल में सौगातें बहुत सारी चाहिए होंगी। ये एक पहलू है। लेकिन इसके साथ ही बड़ा पहलू जो कल की खबर, जो कल की मीटिंग से निकल कर आया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरह का माहौल था, और उसके बावजूद भी एक जो जीत का जो दावा बीजेपी कर रही थी वो नहीं मिली। अपोजिशन एकजुट हुआ, कई जगह पर लेफ्ट और कांग्रेस के कमजोर उम्मीदवार एक रणनीति के तहत उतारे गए ममता बनर्जी के सपोर्ट में। तो इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में भी बन सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा रोड मैप, बड़ी रणनीति की जरूरत होगी, और ये शायद यही आज की मीटिंग में महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव की जो गलतियां रहीं, जो रणनीतिक तौर पर जो भूले रहीं, वो उत्तर प्रदेश में ना हो। तो एक बड़ा रोड मैप इस मीटिंग से निकलेगा। जी अजीत, वहां से क्या पता चल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल गायत्री, योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से मुलाकात उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कई बड़े मायने रखती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले भी कहते रहे हैं कि जब भी वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं तो अपने हर एक मंत्री का रिपोर्ट कार्ड बनाकर लेके जाते हैं, उनके विभाग का रिपोर्ट कार्ड बना के लेके जाते हैं और बताते हैं कि किस मंत्री ने कितना काम किया, किसका कामकाज ठीक है, किसका कामकाज ठीक नहीं है। इसके पहले जब आपने देखा होगा, कामकाज के आधार पर ही उस समय के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल को हटा दिया गया था, कई सारे मंत्रियों को सरकार से बाहर कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है योगी आदित्यनाथ की कि उत्तर प्रदेश को विकास के पायदान पर कैसे ले जाएं, जो हमारे बड़े सहयोगी यतीन बता रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कैसे होगा, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड किस तरीके की, वो सब बात करेंगे। क्योंकि 2022 का जो चुनाव है गायत्री, उसमें साफ कर दिया है केंद्रीय नेतृत्व ने कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे होंगे, क्योंकि कोविड के दौरान और कोविड के बाद वो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों का दौरा कर चुके हैं। 70,000 निगरानी समितियां योगी आदित्यनाथ ने बनाई हैं कोविड कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा 97,000 गांव में वो समितियों के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया। तो दूसरी वेव को किस तरह कंट्रोल किया, ऑक्सीजन उत्पादन में 15 जुलाई तक उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा। तीसरी वेव के लिए पीकू वार्ड उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का, जिला अस्पताल में 50 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 20-25 बेड का जो पीकू वार्ड बन रहा है उसको लेकर तैयारियां हैं। इन सब के बारे में प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे। लेकिन एक पहलू और है गायत्री कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में जो गठबंधन है, गठबंधन चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, उन लोगों ने भी कल मुलाकात की थी अमित शाह से। तो उस बिंदु पर भी बात होगी कि आखिर हमारी अगली रणनीति क्या होगी और किस रणनीति से हम 2022 में विधानसभा चुनाव में 300 के पार, जो भाजपा बार बार कहती है कि अब की बार 300 के पार, उसको कैसे हम चेज करेंगे, उस टारगेट को कैसे पूरा करेंगे, इन सब को लेकर बात होगी। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो
आगामी जो जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव है, जिसकी सूची मुख्यमंत्री की सहमति से फाइनल हुई, क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ की सहमति से ही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर विधायकों को टिकट मिलेगा और उनका टिकट कटेगा। गायत्री, बिल्कुल, और उसी रिपोर्ट कार्ड को लेकर आज ये दो मुलाकातें होने जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह से हुई। दिल्ली पहुंचते योगी अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी और गृहमंत्री के साथ मीटिंग पिछले महीने शेड्यूल्ड थी, लेकिन कोरोना के कारण यह मुलाकात टल गई थी। तो यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, पीएम और योगी के बीच बैठक में किस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है? देखिए, तमाम मुद्दे होंगे। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर जो कवायद होगी उसको लेकर होगी, क्योंकि कोरोना के बाद स्थितियां काफ़ी तेज़ी से चेंज हुई हैं। ज़मीनी स्तर पर लोगों में, खासकर आम जनता में नाराज़गी देखने को मिली। वहीं उसके कार्यकर्ता, जो कैडर, जो बेस माना जाता है बीजेपी का, उस कैडर में बेचैनी और नाराज़गी दोनों देखने को मिली। तो ये जो डैमेज कंट्रोल है वो कैसे होगा, इसको लेकर बातचीत होगी। इसके साथ ही कई सारे फैक्टर हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी दौर में, वो उन पर बातचीत होगी। उसमें से दिल्ली एनसीआर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, खासकर जाटलैंड, जहां पर जो बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के जो किसान हैं, वो लगातार जो लगातार आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर जो नाराजगी है, उस पर भी रणनीति बनेगी कि किस तरह से इस इलाके को एक बार फिर से उसमें राजनीतिक नुकसान ना हो। और जो आरएलडी में भी परिवर्तन हुआ है, चौधरी अजीत सिंह कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हुई, उनके बेटे जयंत को आरएलडी की कमान मिली है, तो उसका प्रभाव जाटलैंड पर कितना होगा, या उसके प्रभाव को कम करने के लिए किस तरह से बीजेपी रणनीति बनाएगी, अपने जाट नेताओं को किस तरह से प्रभावी बनाने के लिए कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। इसके अलावा एक बार बार मुद्दा उठता है कि पूर्वांचल में ब्राह्मण विरोधी योगी सरकार को बताया जाता है। हालांकि जितिन प्रसाद को उसमें शामिल, अभी बीजेपी में शामिल किया गया, लेकिन जितिन प्रसाद क्या एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे ब्राह्मण होने के नाते? तो ये सारी कवायद इस बैठक में रहेगी। इसके साथ ही आने वाली जो तीसरी लहर है उसमें केंद्र सरकार किस तरह से सहायता कर सकती है, किस तरह से योगी सरकार तैयारी करेगी, उसका रोड मैप क्या होगा, इसको लेकर बात होगी। लेकिन और सबसे अहम बात होगी पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि बड़ी कह सकते हैं एक जो पश्चिम बंगाल के जो रिजल्ट्स थे उसको लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारियां की थी। उसको बड़ी उम्मीद थी कि इस बार बंगाल में सरकार बनेगी, लेकिन कई सारी चूकें हुई। उन चूकों के ऊपर बात होगी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये हैं कि किस तरह से विपक्ष एकजुट पर्दे के पीछे हुआ। बाहर तो बयानबाजी हो रही थी, लेकिन जो लेफ्ट और कांग्रेस चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने किस तरह से ममता के पक्ष में विपक्ष के बड़े नेताओं के इशारे पर अपने कमजोर कैंडिडेट उतारे। और शायद यही कारण था कि लेफ्ट और कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन उसका फायदा ममता बनर्जी को सीधे तौर पर मिला, क्योंकि बीजेपी का मानना था कि लेफ्ट और कांग्रेस के कैंडिडेट्स अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बीजेपी को बड़ा राजनीतिक फायदा पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो कहीं यही जो रणनीति अपोजिशन ने पश्चिम बंगाल में अपनाई थी, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में भी अपनाई जाएगी? अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष इस तरह की रणनीति अपनाता है तो बीजेपी उसके मुकाबले क्या लेकर आएगी, किस तरह की रणनीति बनाएगी, ये अहम मुद्दा होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कोई चेहरा फिलहाल नजर नहीं आता उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव या मायावती की बात करें, अगर इनके पीछे विपक्ष मौजूद हो जाता है, एकजुट हो जाता है और केवल एक ही पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो वो बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए यूपी में। लौट रहे यतेंद्र आपके पास। 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश सदन में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ये कहते हुए ये बहुत कठिन था, क्योंकि कांग्रेस में मैंने बहुत वक्त दिया, लेकिन जरूरी था। अंतरात्मा की आवाज सुनी और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन सदन में जब मुलाकात हुई जितिन प्रसाद की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, तो उन्होंने बाकायदा इस तस्वीर को सोशल मीडिया के जरिए साझा भी किया। अजी, जितिन